नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं मोहित रावत, उत्तराखंड जीके स्पेशल हिंदी एमसीक्यू की दोस्तों हम ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का नाम हमने 10 का दम सीरीज रखा है। हम इस सीरीज का पहला पार्ट कर चुके हैं और हम यहाँ पे आप सेकंड पार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम 10 क्वेश्चन लेंगे, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और इन 10 क्वेश्चनों का 100 क्वेश्चन बनाएंगे। तो साथियों शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एसपी डबराल, ए परमार, पातीराम और जीसी पांडे। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? पातीराम। इनका पूरा नाम था डॉक्टर राय बहादुर पातीराम। तो साथियों ध्यान रखना, 1917 में डॉक्टर राय बहादुर पातीराम द्वारा एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी गई। अब यहाँ पे हम कुछ और इंपोर्टेंट बुक की बात करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना एक इंपोर्टेंट बुक है, वो है मेमोयर्स ऑफ देहरादून। आप सब जानते होंगे मेमोयर्स ऑफ देहरादून। यहां पे लिख देता मैं, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। दोस्तों मेमोयर्स ऑफ देहरादून के जो रचयिता है वो है जी विलियम्स। जी विलियम्स। दोस्तों ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बुक में के जो राइटर है जी विलियम्स ने, यहाँ पे उन्होंने जो फतेह शाह द्वारा सहारनपुर पर जो आक्रमण किया था और फतेह नगर की जो स्थापना की थी उसके बारे में वर्णन है। यानी आपको ध्यान रखना है मेमोयर्स ऑफ देहरादून के जो राइटर है वो कौन है? जी विलियम्स है। और यहाँ पे किसके बारे में लिखा है उन्होंने? देहरादून में जब फतेह शाह का जब राज था तो उन्होंने क्या किया था? सहारनपुर पे आक्रमण किया था और फतेह नगर की एक स्थापना की थी। तो उसका वर्णन इस बुक में है, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और बुक की बात करेंगे साथियों, जैसे हम दूसरी बुक की बात करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपने सुना होगा जय विजय नाटक। तो कभी पूछा जाता है कि जय विजय नाटक के रचयिता कौन है, क्योंकि ये गढ़वाल का जो गढ़वाली में जो प्रथम नाटक है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लिखेंगे जैसे जय विजय नाटक, तो यहां पे लिखता मैं जय विजय नाटक। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो जय विजय का जो एक नाटक है, इसके जो राइटर है, यानी ये गढ़वाली भाषा में लिखा प्रथम नाटक है, तो इसके जो राइटर है वो है भवानी प्रसाद नौटियाल। क्या है? भवानी प्रसाद नौटियाल। यहाँ पे लिखता मैं भवानी प्रसाद नौटियाल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दो बुक हो गए यहाँ पे, जैसे मेमोयर्स ऑफ देहरादून जी विलियम्स, जय विजय जो नाटक लिखा था वो लिखा था भवानी प्रसाद नौटियाल। इसके अलावा हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एक लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे हिमालय की यात्रा। आप सबने देखा होगा यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है। एक लिखता जैसे मैं यहाँ पे हिमालय की यात्रा, तीसरी बुक, चौथी बुक लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे हिमालय का इतिहास। जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उनकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, हिमालय का इतिहास। और एक बुक लिखेंगे जैसे हिमालय परिचय, हिमालय परिचय। तो साथियों जैसे नाम सेम सेम है इसलिए कंफ्यूजिंग कर जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैसे यह हिमालय की यात्रा, तो आपको ध्यान रखना है जो हिमालय की जो यात्रा जो बुक लिखी है वो लिखी है काका साहेब कालेलकर। क्या है? काका साहेब कालेलकर। तो हिमालय की यात्रा लिखी है काका साहेब कालेलकर। अगर हम हिमालय परिचय की बात करेंगे तो वो लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो दोस्तों ध्यान हो गया आपको, हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर और हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन। अगर हम हिमालय का इतिहास देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। तो इनके रचयिता है मदन चंद्र भट्ट। कौन है? मदन चंद्र भट्ट। तो साथियों आपने यहाँ पे लगभग 5 या 6 बुकों का आपने रिवाइज किया। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राय बहादुर पातीराम। तो आपको ध्यान रखना है जो राय बहादुर पातीराम है 1917 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। आगे कुछ और बुक जैसे मेमोयर्स ऑफ देहरादून, वो किसने लिखी? जी विलियम्स ने लिखी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फतेह शाह के बारे में वर्णन किया है, जब फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था और वहां पे क्या किया था, वहीं के आसपास क्या किया था, एक फतेह नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा जय विजय नाटक इंपॉर्टेंट है क्योंकि गढ़वाल का प्रथम नाटक है। कभी क्वेश्चन में यह भी बन जाता है कि गढ़वाल का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जय विजय है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है? भवानी प्रसाद नौटियाल जी। आगे बात करेंगे जो 3 एक जैसे हैं जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जैसे हिमालय की यात्रा, उसके रचयिता कौन है? काका साहेब कालेलकर। हिमालय का इतिहास
मदन चंद्र भट्ट, और हिमालय का परिचय है वो है राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों आप यहाँ से इन पुस्तकों को क्या करोगे, याद करोगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रिवाइज करो। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास ऑप्शन है मीर रंजन नेगी, अभिनव संधू, त्रिमार्जन नेगी और जसपाल राणा। इसका आंसर आप सब जानते होंगे, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हम सभी खेल पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे जो उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो राज्य में जो खेल रत्न पुरस्कार है इन्हें हम क्या बोलते हैं, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड। तो दोस्तों आपको यहां से सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो देवभूमि खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता है इसमें क्या दिया जाता है कि 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, यानी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसका आंसर अपने आप डी हो गया, जैसे क्या हो गया, जसपाल राणा। तो आपको ध्यान रखना है, देवभूमि खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो देवभूमि खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे आपने देखा कि वर्ष 2013 में दिया गया था, तो 2013 में किसे दिया गया, जसपाल राणा को दिया गया था और प्रथम बार दिया गया था। अब बात करेंगे 2014 में किसे दिया गया, यानी सेकंड किसे दिया गया, तो हम बात करेंगे जैसे 2014। तो 2014 की बात करेंगे तो 2014 में त्रिलोक सिंह बसिड़ा जी को दिया गया, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आप सब जानते हैं इन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या है, फुटबॉल से संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। 2015 की बात करेंगे साथियों, आपको सारे याद करने हैं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों सारे, इसलिए सारे याद करने हैं। 2013 भी हो गया, 2013 में जसपाल राणा, 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा। 2015 की बात करेंगे साथियों, वह है राम बहादुर छेत्री। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, राम बहादुर छेत्री। तो दोस्तों राम बहादुर छेत्री को भी आप जानते होंगे, ये देहरादून से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, इन्हें चाइना बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2014 त्रिलोक सिंह बसेड़ा, 2015 राम बहादुर छेत्री। अब बात करेंगे 2016 2017 आगे की बात करेंगे। जैसे 2016 की बात करेंगे साथियों, 2016 में जो दिया गया था वो दिया गया था गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। तो दोस्तों ये एथलीट थे, इन्हें 2016 का दिया गया था। 2017 की बात करेंगे साथियों, तो 2017 का दिया गया था वो एकता बिष्ट को दिया गया था, एकता बिष्ट को दिया गया था। तो ध्यान रखना ये क्रिकेटर से संबंधित है। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट आता है दोस्तों, जो करंट अफेयर में आएगा, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनेगा कि 2018 और 2019 में किसे दिया गया। ये जो अवार्ड थे 2020 में दिए गए। अब 2020 में इसलिए दिए गए क्योंकि 2019 में दिया नहीं गया, तो ये लगभग एक साथ दिए गए। तो 2020 में 2017 से 18 यानी 2018 की बात करेंगे, 2018 के लिए जो दिया गया था वो 2018 के लिए दिया गया है मनीष रावत। किसे दिया गया है, मनीष रावत। तो 2018 के लिए मनीष रावत जी को दिया गया है। वो क्या है, एथलेटिक्स हैं और चमोली से बिलोंग करते हैं। अगर 2019 की बात करेंगे, 2019 के लिए, तो आपको ध्यान रखना है 2019 के लिए दिया गया है मनोज सरकार को, मनोज सरकार को। तो दोस्तों ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर मनोज सरकार जी की बात करें, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या याद किया, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, जसपाल राणा जी को दिया गया। कब दिया गया, 2013 में दिया गया। अगर हम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है। 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को दिया गया, 2015 में राम बहादुर छेत्री जी को, 2016 में गुरमीत सिंह को, 2017 एकता बिष्ट को, 2018 मनीष रावत और 2019 मनोज सरकार। 2018 2019 को एक साथ दिया गया, यानी 2020 में दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो दोस्तों आपने आंसर बताने, जैसे ऑप्शन है चंद्रवंश, पमार वंश, कार्तिकेयपुर वंश, निम्बर वंश या कुडिंद वंश। दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब कर देंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, कार्तिकेयपुर राजवंश। अगर यहाँ पे निम्बर वंश की जगह में अगर मैं यहाँ पे कुडिंद वंश लिखता तो आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुडिंद वंश क्या है, राजनीतिक है। तो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुडिंद ऐतिहासिक था या राजनीतिक था। तो आपको ध्यान रखना है जो कार्तिकेयपुर था ये ऐतिहासिक राजवंश था। अब दोस्तों हम कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में कुछ स्पेशल डिस्कशन करते हैं, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे
ये प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, ये आप सबने देख लिया। इसकी जो राजधानी थी, एक जोशीमठ हो गया जैसे कार्तिकेयपुर हो गया, दूसरे अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी, यानी दो राजधानी थी इसकी। पहले सबसे जो पहली राजधानी थी वो जोशीमठ थी। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना, अगर कार्तिकेय वंश की बात करेंगे तो इसके तीन परिवार थे। यानी अगर हम परिवार की बात करेंगे, यानी इसके तीन तीन भागों में विभक्त था। जो यानी फर्स्ट परिवार था, अगर हम फर्स्ट परिवार की बात करेंगे तो वो था बसंत देव, यानी ये इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। यानी ये था 700 एडी की बात करेंगे, 700 एडी यानी 720 ऐसी एडी में ये थे बसंत देव जी, बसंत देव। तो यानी अगर कभी पूछा जाए कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो बसंत देव था। कब था? 700 एडी में इसने स्थापना की थी, संस्थापना की थी। अब बसंत देव से आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना है दोस्तों। बसंत देव ने जहां पे जोशीमठ मंदिर, जोशीमठ है, जोशीमठ में एक नरसिंह नरसिंह देव का मंदिर है। तो जोशीमठ के नरसिंह देव का मंदिर, नरसिंह देव का जो मंदिर है, उसके उसको जो बनाया था वो किसने बनाया था? बसंत देव ने ही बनाया था। आप सब जानते होंगे जोशीमठ, है ना? तो जोशीमठ के नरसिंह देव का मंदिर का जो बनाया था वो बसंत देव ने बनाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जैसे बसंत देव आए तो बसंत देव के बाद खरपत राजा आए। और यहाँ से आपको जो सबसे लास्ट में रखना है कि इसके अंतिम वंश के, मतलब जो फर्स्ट परिवार था, इसके अंतिम शासक कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है, एक बालेश्वर लेख के अनुसार जो इसके अंतिम राजा थे वो थे त्रिभुवन राज। क्या है? मैं यहाँ पे लिखता त्रिभुवन, त्रिभुवन राज। तो आपने दोस्तों यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहला देखा जो कार्तिकेय वंश है उसके तीन परिवार में विभक्त है। जो पहले, अभी हम पहले परिवार की बात कर रहे हैं, तो पहले परिवार के जो संस्थापक थे यानी कत्यूर के जो सही सबसे पहले संस्थापक थे वो कौन थे? बसंत देव थे। बसंत देव के बारे में आपने ध्यान रखना है, इन्होंने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी वंश के बाद खरपर देव आए और भी अन्य राजा आए, परंतु इसका जो लास्ट राजा थे यानी इसके फर्स्ट परिवार के जो अंतिम राजा थे वो थे त्रिभुवन राज। किस लेख के अनुसार? बालेश्वर लेख के अनुसार। अब बात करेंगे इनके सेकंड परिवार की बात करेंगे, यानी ये तीन परिवार में विभक्त था। अगर हम सेकंड परिवार की बात करेंगे तो सेकंड परिवार की बात करेंगे तो इसे बोला जाता है निम्बर वंश। क्या बोला जाता है? निम्बर वंश। दोस्तों देखो, एक तो बसंत देव हो गया यानी इनका वंश चला था। अब निम्बर वंश कत्यूरी, ये भी कत्यूरी थे। अब निम्बर परिवार चलेगा। निम्बर परिवार की बात करेंगे तो ये शैव अनुयायी थे, यानी शिव जी भगवान को मानने वाले थे। निम्बर देव की बात करेंगे तो इनकी पत्नी का नाम नाथु देवी था। अब यहां से इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आता है कि निम्बर देव का एक पुत्र था। निम्बर देव का एक पुत्र का नाम था इष्टगण। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम इष्टगण। इष्टगण सबसे शक्तिशाली राजाओं में से था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से था। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि आप सबने देखा होगा जागेश्वर मंदिर है, अल्मोड़ा के जो जागेश्वर मंदिर है वहां पे कुछ मंदिर समूह है। जैसे वहां पे कौन इंपॉर्टेंट मंदिर है? जैसे नवदुर्गा मंदिर हो गया, लकुलीस मंदिर हो गया और नटराज मंदिर हो गया। तो इन तीनों मंदिरों का जो निर्माण कराया था वो इष्टगण ने कराया था। तो जागेश्वर के यहाँ पे लिख देता मैं नवदुर्गा मंदिर, लकुलीस मंदिर और तीसरे यहां पे लिखूंगा नटराज मंदिर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इष्टगण ने था जागेश्वर के, ये तीन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इष्टगण ने कराया था, यानी इष्टदेव ने कराया था। अब यहां से आप ध्यान रखोगे, इष्टगण के बाद जो गद्दी पे बैठा वो कौन बैठा? ललित देव बैठा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अभी हाल ही में पुटअप भी हुआ था। ललित देव यानी ललित सूरदेव, ललित सूरदेव। अब साथियों ललित सूरदेव की बात करेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। ये इनका देखो, जो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है, यानी इसमें इन्हें मग्न धरती का उद्धार, बराह अवतार बताया गया है। तो पूछा जाएगा कि पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है उसमें किसे मग्न धरती का उद्धार और बराह अवतार बताया गया है, तो वो कौन है? ललित देव है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम ललित सूर्यदेव की बात करेंगे तो अभी क्वेश्चन में आया था पिछली बार कि जो बद्रीनाथ मंदिर है इसमें भूमिदान किसने दिया था। तो कहीं किताबों में दो नाम मिलेंगे, एक मिलेगा ललित सूर्यदेव मिलेगा और कहीं पे पद्मदेव मिलेगा। तो आपको जो आयोग ने जो इसका सही आंसर माना था वो ललित सूर्यदेव ही माना था। तो आपको ध्यान रखना है, ललित सूर्यदेव ने क्या किया था? बद्रीनाथ में क्या किया था? बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमिदान दिया था। ठीक है, इसे सबसे प्रतापित शासक भी कहा गया है। और इसके सबसे ज्यादा क्या मिले? इसके ताम्रलेख भी सबसे ज्यादा इसी राजा के मिले, ललित सूरदेव की। ललित सूरदेव की बात करेंगे तो ललित सूरदेव का एक पुत्र था भूदेव। भूदेव
यानी देखो दोस्तों, सबसे पहले निम्बर वंश आया, निम्बर के बाद इष्टगण है, इष्टगण के बाद ललित सूर्यदेव है, ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव आया। तो आपको भूदेव से ध्यान रखना है कि इंपोर्टेंट यहां से एक काम किया था भूदेव ने, सबसे इंपोर्टेंट जो काम है वो है बैजनाथ मंदिर का निर्माण। तो पूछा जाएगा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था वो ललित भूदेव ने करवाया था। तो ललित भूदेव ने किसने, सॉरी, ललित देव का जो, ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था वो था भूदेव, और उसने किसका निर्माण कराया? बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भूदेव थे वो उन्हें क्या बताया गया है कि बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया है, यानी बौद्ध धर्म को ये पसंद नहीं करता था। तो आपने यहाँ पे अभी क्या देखा? फर्स्ट परिवार देखा। देखो एक बार रिवाइज करेंगे। आपने फर्स्ट परिवार देखा 700 एडी में बसंत देव में, ठीक है, बसंत देव इसके संस्थापक थे, और बसंत देव ने जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। उसके बाद कुछ और राजा आए, फिर उसके अंतिम राजा की बात करेंगे किसके अनुसार? बालेश्वर लेख के अनुसार। वो कौन थे? त्रिभुवन राज थे। अब हम चलेंगे दूसरे परिवार पे, यानी कर्त्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर के वंश की बात करेंगे, उसके दूसरे परिवार के। इसके संस्थापक कौन थे? निम्बर देव थे। निम्बर देव की पत्नी का नाम नाथू देवी था। अब निम्बर देव के बाद उनका एक पुत्र इष्टगण क्या बना? राजा बना। इष्टगण की बात करेंगे तो उन्होंने जागेश्वर के नवदुर्गा मंदिर, लकुलिस मंदिर और नटराज मंदिर का क्या कराया? निर्माण कराया। फिर इष्टदेव के बाद यानी इष्टगण के बाद कौन बना? ललित सूर्यदेव क्या बना? राजा बना। ललित सूर्यदेव के इंपोर्टेंट क्या था साथियों? ललित सूर्यदेव के बारे में आप इंपोर्टेंट ध्यान रखोगे, जो पांडुकेसर ताम्रपत्र था उसमें उसे बराह अवतार, मग्न धरती का उद्धार बताया गया है। इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है ललित सूर्यदेव के बारे में? इन्होंने क्या किया था? बद्रीनाथ के मंदिर के लिए भूमिदान दिया था। अब बात करेंगे उनका जो पुत्र भूदेव बना, भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराने के साथ साथ इन्हें एक क्या जाना जाता है? बौद्ध धर्म का सबसे विरोधी माना गया है। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम तीसरे परिवार की बात करेंगे, यानी तीन परिवार में विभक्त था। अगर हम तीसरे परिवार की बात करेंगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन चुका है कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी तीसरे परिवार के संस्थापक कौन थे और इसके अंतिम राजा कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है, इसके तीसरे परिवार के जो संस्थापक थे कत्यूरी वंश के, वो थे इच्छर देव। इच्छर देव, तो तीसरे परिवार यानी कत्यूरी के तीसरे परिवार के जो संस्थापक थे वो इच्छर देव थे, और इसके जो अंतिम संस्थापक थे वो ध्यान रखना सुभिक्ष राज। ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, सुभिक्ष राज। तो ध्यान रखना है, यहां से आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है लास्ट वन से, इच्छर देव और सुभिक्ष राज। सुभिक्ष राज अंतिम थे और इच्छर देव इसके प्रथम थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से यानी उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या है? सब जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी साम्राज्य को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों आप एक ध्यान रख सकते हो, जैसे चलो कोई बात नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कत्यूरी है। अब कत्यूरी के बारे में हम पिछले उसमें देख लेंगे, देख लिया था। अब हम जैसे दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कुड़िद वंश की बात करेंगे, वैसे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हम जैसे कुड़िद वंश की बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आप याद कर सकते हो, जैसे ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। देखो ऐतिहासिक कौन हो गया? कत्यूरी हो गया, और कुड़िद क्या हो गया? राजनीतिक शक्ति। तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन होगी? राजनीतिक शक्ति कौन होगी? कुड़िद राजवंश होगी, है ना। अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका सबसे शक्तिशाली राजा पूछा जाता है। तो सबसे शक्तिशाली राजा की बात करेंगे, सबसे शक्तिशाली राजा, अगर हम सबसे शक्तिशाली राजा की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं वो कौन है? अमोघ भूति। अमोघ भूति को कुड़िद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करेंगे तो आपको इसकी दो राजधानी ध्यान रखनी है। दो राजधानी कौन कौन सी? सबसे पहले रखना है अपने कलकूट, और एक नाम रखना अपने शत्रुघ्न। तो दोस्तों दो नाम होगी, कलकूट और शत्रुघ्न। अब कोई मित्र यहाँ पे जानता होगा कि कलकूट का वर्तमान नाम क्या है, यानी और शत्रुघ्न का वर्तमान नाम क्या है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब बात करेंगे जैसे कुड़िद साम्राज्य के बारे में। प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, इसकी दो राजधानी थी, कलकूट थी, एक शत्रुघ्न थी। सबसे शक्तिशाली राजा इसका अमोघ भूति था। अब इंपोर्टेंट दोस्तों यहाँ से ये बनता, कुड़िद अपनी मुद्राओं के लिए इंपोर्टेंट है, फेमस है। तो कुड़िद की लगभग 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे जैसे अमोघ भूति प्रकार की, 3 प्रकार की मुद्रा मिली ना, एक मिली है जैसे अमोघ भूति प्रकार की, एक मिली है अल्मोड़ा प्रकार की, और एक मिली है छत्रेश्वर प्रकार की। तो आपको मेनली दो ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले अमोघ भूति प्रकार की, अमोघ भूति यानी जो इसका संस्थापक वो था, क्या बोलते, सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। तो अमोघ भूति की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसने चांदी और तांबे यानी रजत, चांदी व तांबा दोनों की मुद्राएं चलाई।
इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों ये बनता है कि ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में था, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि। तो आपने क्या देखा, अमोघ भूति की दो प्रकार की मुद्राएं मिली है, चांदी प्रकार की और तांबे की। वो लिपि अगर पूछे कि इनमें किस लिपि का यूज हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि का और खरोष्टी लिपि का यूज हुआ है। और इनमें चित्रण की बात करें तो इसमें मृग और लक्ष्मी जी का चित्रण हुआ है, लक्ष्मी जी व मृग। तो दोस्तों ध्यान रखना आपने, अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है वो दो प्रकार के मिले। देखो अमोघ भूति यानी चांदी और तांबा प्रकार की मिली, इसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का यूज हो रखा है, और लक्ष्मी जी और मृग का इसमें चित्रण मिला है। अगर साथियों हम बात करेंगे, एक है अल्मोड़ा प्रकार के, यानी जो अल्मोड़ा से जो मुद्रा मिली, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एग्जाम में भी आ चुका है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ नाम मिलते हैं, यहाँ पे 8 नरेशों के नाम मिलते हैं, जिनमें से आपको 3-4 नाम हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आप सबने देखा होगा, एक है शिवपालित, शिवपालित नाम अल्मोड़ा मुद्रा में मिलता है ना। एक है हरिदत्त हो गया, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त। तो ये 2-3 नाम आप ध्यान रख सकते हो कि इनका नाम किसमें मिलता है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में मिलता है, और ये लगभग 8 नरेशों के नाम इनमें वर्णन है। तो साथियों ये था उत्तराखंड के शासन के स्वर्णयुग किसे जाना जाता है, कत्यूरी साम्राज्य को जाना जाता है। अब हमने थोड़ा कुड़िन वंश के बारे में देख लिया, इसकी 2 राजधानी हमने ध्यान रखनी है, कलकूट और शत्रुघ्न। अगर हम बात करेंगे कि ये सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो अमोघ भूति इसका सबसे शक्तिशाली राजा था। अमुक भूति की बात करेंगे तो यानी इसमें 3 प्रकार की मुद्राओं की जानकारी मिलती है, एक अमोघ भूति प्रकार की, एक अल्मोड़ा प्रकार की, और एक किसका, एक छत्रेश्वर प्रकार की। अमोघ भूति की बात करेंगे तो 2 प्रकार के यानी चांदी और तांबे के सिक्के जारी करता था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि मिली है, लक्ष्मी जी और मृग का इसमें अंकन किया है। अगर हम अल्मोड़ा मुद्राओं की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने 3 नाम देखने, वैसे 8 प्रकार के 8 राजाओं के नाम मिले हैं, पर आपको मुख्य 3 ध्यान रखने हैं, शिवपालित, हरिदत्त और शिवदत्त। दोस्तों अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे करते हैं। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो ये तो सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जैसे ए है वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी शंकराचार्य। दोस्तों शंकराचार्य से आप क्या ध्यान रखोगे, इन्हें अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कब आए थे, ये आए थे किसके काल में आए थे, इष्टगण के काल में। इष्टगण जो यानी कत्यूरी वंश का जो शासक वो था, दूसरा परिवार आपने ध्यान रखा होगा, इष्टगण यानी इष्टगण के काल में कौन आए थे, शंकराचार्य आए थे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आपको ध्यान रखनी है 820 एडी, यानी 820 एडी की बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी, यानी अपना देह त्याग किया। कब, 820 एडी में, कहां पे, केदारनाथ में। तो यहां से आप दोस्तों इतने ध्यान रखोगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस संत सन्यासी का आगमन हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य से आप 2 नाम ध्यान रखोगे, जैसे 820 एडी की बात करेंगे, इन्होंने अपना देहत्याग किया था, कहां पे, केदारनाथ पे किया था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, शंकराचार्य जी को कहा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके कत्यूरी के शासक के काल में आए थे, ये इष्टगण के काल में आए थे। बात करेंगे दोस्तों नए क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों ये वीडियो के एग्जाम में आया था, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन है 12 फरवरी 2002, 14 फरवरी 2002, 15 फरवरी 2002 या फिर 13 फरवरी 2002। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 फरवरी 2002 को इसका राइट आंसर है। साथियों अगर हम प्रथम विधानसभा की बात करेंगे, यानी जब प्रथम आम चुनाव की बात करेंगे, तो 14 फरवरी 2002 को आता। फिर 2 मार्च 2002 को जो हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लिया था। अब यहां से हम प्रथम जो यानी आम चुनाव होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रथम आम चुनाव की, तो आपको यहां से साथियों ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखोगे कि यहाँ पे लगभग 54.34% क्या हुआ था, मतदान हुआ था, यानी 54.34% क्या हुआ था, यहाँ पे मतदान हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, किस पार्टी ने कितने कितने सीटें ली। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 36 सीटें मिली। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे
बीजेपी को 19 सीटें मिली। और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जो वो है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल को यहाँ पे 4 सीटें मिली। तो साथियों आपने क्या देखा प्रथम आम सभा चुनाव में 54.34% यहाँ पे क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था। कांग्रेस ने 36 सीटें जीती, यूकेडी ने 4 जीती और बीजेपी को 19 सीटें मिली। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे, इस जो प्रथम आम सभा चुनाव हुआ था इसमें 4 महिलाएं भी विधायक बनी। कितनी? 4 महिलाएं भी क्या बनी? विधायक बनी। 4 महिलाएं इसमें क्या बनी दोस्तों? विधायक बनी। अब यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, जैसे आपने देख लिया एनडी तिवारी इसके मुख्यमंत्री बने थे, पहले मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, वैसे तो सबको मालूम होगा, यशपाल आर्य, यशपाल आर्य और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? यशपाल आर्य चुने गए। तो आपने साथियों ये क्वेश्चन देख लिया है, उत्तराखंड के विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 फरवरी 2002 को। अब प्रथम आम चुनाव की बात करेंगे तो 54.34% यहाँ पे क्या हुआ था, वोटिंग हुई थी। यूकेडी को 4% मिला था, यानी उत्तराखंड क्रांति दल को 4 सीटें मिली थी। बीजेपी 19 सीटें जीती थी, कांग्रेस 36 सीटें जीती थी। कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने थे एनडी तिवारी जी बने थे। और इस आम चुनाव में लगभग 4 महिलाएं थी जिन्होंने जो विधायक बनी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इसके जो पहले अध्यक्ष बने, यानी विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष बने, वो कौन बने? यशपाल आर्य जी बने। तो साथियों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, रुड़की, देहरादून और नरेंद्र नगर। तो आप सब जानते होंगे जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नैनीताल। तो नैनीताल में क्या है? उच्च शिक्षा निदेशालय है, यानी रामनगर में क्या है? उच्च शिक्षा निदेशालय है। अब बात करेंगे साथियों, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा से संबंधित कुछ देखेंगे। जैसे हम सब जानते हैं, जैसे हम बात करेंगे ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखता मैं ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। आप सब जानते हैं कहां पे है? ये मसूरी में है। और इंपोर्टेंट कब है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके अलावा एचएनबी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, है ना? तो एचएनबी की बात करेंगे तो 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट ये है दोस्तों, जो आपने ध्यान रखना है कि अप्रैल, यहां पे लिखता मैं अप्रैल 19 1989, अप्रैल 1989 में इसका नाम एचएनबी रखा गया, यानी हेमंती नंदन बहुगुणा रखा गया। तो ध्यान रखना है, एचएनबी नाम कब से पड़ा गया? अप्रैल 1989 से क्या पड़ा? इसका नाम क्या पड़ा? एचएनबी पड़ा। अब बात करेंगे, जैसे सब जानते हैं, जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, यानी जीबी पंत की बात करेंगे, यानी अच्छा, अगर हम बात करेंगे जीबी पंत की बात करेंगे, जीबी पंत विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तो इसकी डेट तो आपको सबको मालूम होगी 1960 है, पर आपको एग्जैक्ट ध्यान रखनी है 17 नवंबर 1960 भारत का पहला विश्वविद्यालय है, यानी कृषि विश्वविद्यालय है जीबी पंत विश्वविद्यालय। अब बात करेंगे, जैसे उत्तराखंड विश्वविद्यालय कभी पूछ लिया जाए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो अगर पूछेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 2005 में। और ये कहां पे है? ये हल्द्वानी में है। कहां पे है? हल्द्वानी में है। आगे बात करेंगे साथियों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एनआईटी। एनआईटी कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 2010 में हुई थी। कहां पर है? सुमाड़ी में। सुमाड़ी कहां पे? श्रीनगर के पास है। वर्तमान में कहां पर है ये? श्रीनगर, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आप यहां से क्या देखोगे? देख सकते हो। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है? व्यास गुफा कहाँ स्थित है? आप सब जानते होंगे, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यास गुफा कहाँ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर सी यानी बद्रीनाथ में क्या होगा? व्यास गुफा है। अब दोस्तों आप यहाँ से कुछ गुफाएं याद करोगे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उन गुफाओं की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बद्रीनाथ पूछा, तो बद्रीनाथ कहाँ पर है? चमोली में है ना? तो हम चमोली के और गुफाओं की बात करेंगे साथियों। जैसे चमोली में कौन कौन सी गुफा है? अगर हम चमोली की बात करेंगे, देखो व्यास गुफा हो गया जो क्वेश्चन में था। अब देखो व्यास गुफा आप सब जानते हैं वेद व्यास जी के नाम पर है। वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था, है ना? तो महाभारत किसी के कहने पे लिखा था? यानी गणेश जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने बोला था, गणेश जी ने लिखा था। तो निश्चित ही गणेश गुफा भी सामने ही होगी। तो दूसरा क्या हो गया? गणेश गुफा।
इसके अलावा विष्णु भगवान जी से आप क्या नाम याद रख सकते हो? राम गुफा, तो राम गुफा भी यहाँ पे होगी। एक नाम और ध्यान रख सकते हो दोस्तों, क्या रख सकते हो? मुचुकुंद गुफा, मुचुकुंद गुफा। तो दोस्तों ये कुछ गुफाएं जैसे व्यास गुफा, गणेश गुफा, राम गुफा, मुचुकुंद गुफा, ये कहाँ पे है? ये बद्रीनाथ के पास कहाँ पे है? चमोली में है। आगे बात करेंगे, जैसे हम पिथौरागढ़ की बात करेंगे दोस्तों, पिथौरागढ़ भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ से आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे एक ध्यान रखना है सुमेरु गुफा। अगर हम सुमेरु पर्वत की बात करेंगे तो आप उत्तरकाशी में चले जाओगे। अगर हम सुमेरु गुफा की बात करेंगे तो कहाँ पे आ गया? पिथौरागढ़ में आ गया। सौदम गुफा, सौदम गुफा, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट धर्मजाली गुफा। तो आपको पिथौरागढ़ से 3 गुफाएं ध्यान रखनी है, सुमेरु गुफा, सौदम गुफा, धर्मजाली गुफा। तो दोस्तों चमोली से आपने क्या क्या देखा? व्यास गुफा, गणेश गुफा, राम गुफा, मुचुकुंद गुफा। ठीक है। पिथौरागढ़ से बात करेंगे, आपने क्या देखे? सुमेरु गुफा, सौदम गुफा, धर्मजाली गुफा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, अगर पूछा जाएगा पांडु खोली गुफा, क्या बोला जाएगा? पांडु खोली गुफा। तो अगर हम पांडु खोली गुफा की बात करेंगे तो ये कहां पर है? तो ये है अल्मोड़ा में। तो पांडु खोली गुफा की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा में मिलेगी। इसके अलावा अल्मोड़ा में एक नाम और ध्यान रखना आपने, त्र्यंबकम गुफा, त्र्यंबकम गुफा। तो त्र्यंबकम गुफा और पांडुखोली गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। साथियों पौड़ी में आप क्या याद रख सकते हो? झिलमिल गुफा कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल में है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अगर आप उत्तरकाशी से ध्यान रखना चाहते हो साथियों, तो उत्तरकाशी में एक नाम ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। जैसे हम बात करेंगे, एक है श्रृंगी गुफा। क्या है? आप समझते होंगे, देखो श्रृंगी गुफा, श्रृंगकंठ वहां पे दर्रा भी है ना, तो वहां से आप श्रृंगी गुफा से यहाँ से ये याद कर सकते हो, श्रृंगी गुफा यहाँ पर है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे, प्रकटेश्वर गुफा। क्या है? प्रकटेश्वर गुफा। तो आपको यहां से इतने ध्यान रखने हैं, श्रृंगी गुफा, प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी में है। चमोली में व्यास गुफा, गणेश गुफा, राम गुफा, मुचुकुंद गुफा होगी है। पिथौरागढ़ की बात करेंगे, सुमेरु गुफा, स्वदम गुफा, धर्मजाली गुफा, पांडुखोली गुफा और त्र्यंबक गुफा अल्मोड़ा में है। दोस्तों अगर हम पौड़ी की बात करेंगे, पौड़ी में आप ध्यान रख सकते हो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, एक पूछा जाता है गोरखनाथ गुफा, गोरखनाथ गुफा। तो गोरखनाथ गुफा कहाँ पे? श्रीनगर में है, यानी पौड़ी गढ़वाल में है। तो पौड़ी गढ़वाल में आप 2 गुफाएं ध्यान रखोगे, एक झिलमिल गुफा और एक गोरखनाथ गुफा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रेणी अंग है। ऑप्शन है जैसे शिवालिक का, मध्य हिमालय का, बृहद हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। तो आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य हिमालय का। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य हिमालय का। साथियों अब कुछ बात करेंगे, जैसे आप सब जानते होंगे दूधातोली जो श्रेणी यानी दूधातोली जो पामीर का पठार बोला जाता है, जो उत्तराखंड का पामीर का पठार बोला जाता है, आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ से 5 इंपोर्टेंट नदियां निकलती है। तो 5 इंपोर्टेंट नदियां कौन कौन सी है उसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है? दूधातोली से निकलती है। दूसरी नदी आप ध्यान रखोगे वूनो नदी। क्या है? वूनो नदी। तो वूनो नदी भी कहां से निकलती है? पामीर पठार यानी दूधातोली श्रेणी से निकलती है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे? आटागाड़ ध्यान रखोगे, आटागाड़ नदी ध्यान रखोगे। तो आटागाड़ भी दूधातोली से निकलती है। और नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, तो ये दोनों कहां पर है? ये कहां से निकलती है? ये कहां से निकलती है? दूधातोली श्रेणी से निकलती है। और पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार कहां पे मिल जाती है? सतपुली के निकट बांगट नामक स्थान पे, बांगट सतपुली में। अच्छा, सतपुली में विनाशकारी बाढ़ कब आई थी? 1951 में आई थी। तो आपको यहां से लिंक करके जोड़ना है दोस्तों, ये आपको एग्जाम के बहुत नजदीक पहुंचाता है, यानी सफलता के बहुत नजदीक पहुंचोगे जब आप किसी चीज को लिंक करके सोल्व करोगे। जैसे आपने देखा दूधातोली देखा, तो यहाँ से 5 नदियां निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, वूनो नदी, आटागाड़ नदी, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिम नयार का संगम कहाँ है? सतपुली के निकट। एग्जैक्ट जगह पूछे तो आपको बांगड़ ध्यान रखना है। तो यानी यहाँ से तो आपको ये ध्यान हो गया। अब आप मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ध्यान रखोगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आप हिमालय के प्रकार देखोगे, जैसे हिमालय को कितने भागों में बांट रखा है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय लिख दिया, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। आगे बात करेंगे ट्रांस हिमालय की बात करेंगे महान हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय। आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है, मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय के बाद शिवालिक आएगा और इसके नीचे तराई भाबर क्षेत्र आता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, हम केवल यहाँ पे तक देखेंगे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि मुख्य भ्रंश लाइन के बारे में पूछा जाता है कि इनके बीच में कौन सी लाइन जाती है, यानी इनको डिवाइड कौन करता है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो अलग करता है वो लाइन करती है ITSZ, इसका नाम है इंडस सोंगपो स्टीरो जोन। लिख देता मैं साथियों यहां पे, इसका नाम क्या है, इंडस सोंगपो, इंडस सोंगपो सुटुरे और सुटीरो जोन। तो यानी कभी पूछा जाए ITSZD जो लाइन है वो किस हिमालय को अलग करती है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो लाइन अलग करती है वो कौन सी है, ITSZD, यानी इंडस सांगपो स्टूरे जोन। अब बात करेंगे जैसे मध्य हिमालय और महान हिमालय, यानी इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन अलग करती है। तो आपको साथियों ध्यान रखना, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। दोस्तों जैसे यहाँ पे है, अब ये लाइन कौन सी होगी, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है MCT, यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। क्या नाम है, मेन सेंट्रल ट्रस्ट। आप सब जानते हैं जो टिहरी बांध है, कहा जाता है कि ये भी इसी लाइन के नीचे गुजरता है, यानी इसलिए ये बहुत भयंकर, अगर भूकंप यहाँ पे क्या होते हैं, भूकंप आने की ज्यादा संभावना है। तो इसलिए ध्यान रखना मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी है, MCT लाइन है। अगर हम मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है इसके बीच में क्या है, MBT लाइन, MBT लाइन, MBT लाइन यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये क्या होगी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो आपको ये तीन मुश्किल क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने क्या देखा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, ITSZ, महान हिमालय और मध्य हिमालय को MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन सी करती है, MBT, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। मौन मेला आयोजित किया जाता है, मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपके पास ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, रानीखेत और जौनसार। तो साथियों ये सरल क्वेश्चन है, आपने कई बार सुना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो जो मौन मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है जौनसार क्षेत्र में। कहां पे किया जाता है, जौनसार क्षेत्र में। अब दोस्तों आप सब जानते होंगे जैसे मोड़ मेला है, कोई मोड़ का मतलब मछली मछली से समझेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है मोड़ कहा जाता है जो स्थानीय भाषा में वहां पे जौनसार क्षेत्र में मोड़ का मतलब होता है जैसे टिमरू होता है, यानी टिमरू एक पेड़ होता है तो उसकी छाल को सुखा देते हैं और टिमरू की छाल को सुखाने के बाद क्या करते हैं, उसको बारीक बारीक क्या कर देते हैं, पीस देते हैं और उससे क्या करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। उसे नदी में डालते हैं, मछलियां मर जाती है और ऊपर आ जाती है। तो यानी क्या होता है कि मोड़ मेला आयोजित किया जाता है जौनसार में। किसका यूज करते हैं, टिमरू पेड़ की छाल का यूज करते हैं। टिमरू पेड़ की छाल को सुखा दिया जाता है तो उसे मोड़ कहा जाता है। कहाँ होता है, जौनसार में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आप ये याद रखोगे कि मोड़ मेला से कौन सा टिहरी शासक संबंधित है। तो मोड़ मेला की शुरुआत हुई थी 1800, ध्यान रखना दोस्तों 1811 में, 1811 यानी 1811 में मोड़ मेले की शुरुआत हुई थी। यानी उस टाइम पे जो शासक कौन था, आपको ध्यान रखना है 1811 में, सॉरी 1911 में ध्यान रखोगे। तो नरेंद्र शाह कौन थे उस टाइम पे, कौन थे, शासक थे। तो ध्यान रखना साथियों आपको 1911 में था और नरेंद्र शाह उस टाइम पे शासक थे। और इसका जो मोड़ मेला है इसका दूसरा नाम राजमोड़ मेला भी है, क्योंकि राजा द्वारा होता था राजमोड़ मेला। तो यानी राजघराने के लिए स्पेशली था ये, तो राजमोड़ मेला भी इसे कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है साथियों
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।